नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो सिर्फ पहाड़ों की ऊंचाइयों तक ही नहीं बल्कि हमारे अंदर की गहराइयों तक भी ले जाता है। तो सवाल ये है कि क्या कोई जगह किसी इंसान को सच में बदल सकती है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम चल रहे हैं मधु कांकरिया के साथ सिक्किम की वादियों में, उनके लिखे यात्रा वृतांत साना साना हाथ जोड़ी के जरिए। ये कहानी सिर्फ घूमने फिरने की नहीं बल्कि खुद को खोजने की है। ये जो आप देख रहे हैं, मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो, ये एक छोटी सी नेपाली प्रार्थना है जो लेखिका गंगटोक में सीखती हैं। और यही प्रार्थना इस पूरी यात्रा का आप कह सकते हैं एक कंपस बन जाती है जो उन्हें रास्ता दिखाती है। तो इस सफर को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले प्रार्थना से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे कि रास्ते में क्या क्या संकेत मिले, जानेंगे कि उस जन्नत का दूसरा पहलू क्या है, कटाव में जाकर आत्मा से कैसे मुलाकात हुई, और आखिर में समझेंगे कि इस पूरी यात्रा का मतलब क्या निकला। तो चलिए, सफर शुरू होता है सिक्किम की राजधानी गंगटोक से। एक ऐसा शहर जिसके बारे में लेखिका कहती हैं कि ये मेहनतकश बादशाहों का शहर है। मतलब यहाँ के लोगों की मेहनत ना हवा में महसूस होती है। अब साना साना हाथ जोड़ी सिर्फ एक ट्रैवल डायरी नहीं है, ये एक यात्रा वृतांत है। मतलब ये सिर्फ जगहों के बारे में नहीं है बल्कि ये लेखिका के मन की भी यात्रा है, जहां बाहर की दुनिया के साथ साथ उनकी अंदर की दुनिया भी पूरी तरह बदल रही थी। और इस कहानी का जो दिल है ना, वो है गंगटोक से युमथांग घाटी तक की ये 149 किलोमीटर की सड़क यात्रा। यहीं पर असली कहानी खुलती है, जहां हर मोड़ पर एक नया एहसास उनका इंतजार कर रहा था। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उन संकेतों और प्रतीकों को जो इस पहाड़ी रास्ते पर लेखिका को मिलते हैं और उनकी इस यात्रा को एक बहुत गहरा मतलब दे जाते हैं। इस सफर में लेखिका अकेली नहीं है, उनके साथ हैं जितेन नार्गे। अब ये सिर्फ एक ड्राइवर या गाइड नहीं है बल्कि वो कहानीकार हैं जो लेखिका को सिक्किम की आत्मा से मिलवाते हैं। और रास्ते में जो सबसे पहले ध्यान खींचती हैं वो हैं ये प्रार्थना पताकाएं। मतलब यहाँ की हवा में ना जिंदगी और मौत की कहानियां एक साथ लहराती हैं। जो सफेद पताकाएं हैं वो किसी की मृत्यु के बाद शांति के लिए लगाई जाती हैं, और जो रंगीन पताकाएं हैं वो किसी नई या अच्छी शुरुआत का जश्न मनाती। और फिर आता है ये धर्म चक्र, या जिसे प्रेयर व्हील कहते हैं। जितेन नार्गे बताते हैं कि इसे घुमाने का मतलब है कि आपके सारे पाप धुल गए। ये एक ऐसी मान्यता है जो इस पूरे माहौल को और भी ज्यादा आध्यात्मिक बना देती है। लेकिन जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता है ना, तो एक बात साफ होने लगती है कि स्वर्ग जैसी दिखने वाली खूबसूरती के पीछे एक बहुत कठोर सच्चाई भी छिपी है। यहां जिंदगी उतनी आसान है नहीं जितनी दूर से लगती है। लेखिका तो प्रकृति के इस बदलते रूप को देखकर एकदम हैरान हैं। उन्हें लगता है कि जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाकर हर पल एक नया नजारा बना रहा हो। लेकिन यही तो बात है, ये जो जादू है ना, ये इंसानी मेहनत और संघर्ष की नींव पर टिका है। और यही इस यात्रा का सबसे बड़ा विरोधाभास है, सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट। सोचिए, यहां औरतें अपनी पीठ पर बच्चों को बांधकर खतरनाक रास्तों को चौड़ा करने के लिए पत्थर तोड़ती हैं। बच्चे स्कूल जाने के लिए रोज 3-3 किलोमीटर से ज्यादा की पहाड़ी चढ़ते हैं। ये जन्नत उन लोगों के पसीने से सींची गई है जो दुनिया से बहुत काम लेते हैं पर उसे लौटाते बहुत ज्यादा। और अब हम पहुंचते हैं कटाव। ये जगह सिर्फ इस यात्रा का सबसे ऊंचा पॉइंट नहीं है बल्कि ये लेखिका के अंदर चल रही आध्यात्मिक खोज का भी शिखर है। कटाव, जिसे लोग भारत का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। अच्छी बात यह है कि यह अभी भी टूरिस्टों की भीड़ भाड़ से बचा हुआ है। यहाँ की जो शांति है, जो बेहिसाब खूबसूरती है, वो बस मन मोह लेती है। यहाँ की ताज़ा बर्फ और इस माहौल की दिव्यता को देखकर लेखिका को लगता है कि जरूर ऐसी ही जगहों पर बैठ के हमारे ऋषियों ने वेदों की रचना की होगी, जिंदगी के बड़े बड़े सच खोजे होंगे। उनका नजरिया अब एक टूरिस्ट का नहीं बल्कि एक दार्शनिक का हो जाता है। और यहीं पर लेखिका को एक बहुत बड़ी बात समझ आती है। एक होता है टूरिस्ट की तरह किसी जगह को देखना, बस कैमरे से तस्वीरें खींच लेना, और दूसरा होता है उस जगह को अपनी सांसों में महसूस करना, उसके साथ एक कनेक्शन बनाना। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और इसी खूबसूरती के बीच एक और सच्चाई से सामना होता है। -15 डिग्री की जमा देने वाली ठंड में हमारे जवान देश की रक्षा के लिए सीमा पर डटे हुए हैं। उनकी इस निस्वार्थ सेवा को देखकर लेखिका का दिल सच में सम्मान से भर जाता है। तो अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं और देखते हैं कि इस पूरी यात्रा का मतलब क्या निकला। पहाड़ों ने आखिर लेखिका को क्या सिखाया।
लेखिका की एक दोस्त मणि हिमालय की बर्फीली चोटियों को एशिया के जल स्तंभ कहती है, मतलब वाटर टावर्स ऑफ एशिया। और ये सिर्फ कोई खूबसूरत लाइन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी इकोलॉजिकल सच्चाई है। ये पूरा सिस्टम कितना कमाल का है। सर्दियों में इन चोटियों पर बर्फ जमा होती है, एक तरह का वाटर बैंक बन जाता है। फिर गर्मियों में यही बर्फ पिघलकर नदियों की शक्ल में नीचे आती है और मैदानों में रहने वाले करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है। ये प्रकृति का कितना बड़ा निस्वार्थ काम है ना। तो आखिर में लेखिका को यह एहसास होता है कि ये कोई आम सफर नहीं था, ये एक खोज यात्रा थी। एक खोज खुद के अंदर की और इस देश की आत्मा की। और ये यात्रा हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी अपनी दुनिया में हमारे आसपास वो कौन लोग हैं जो लेने से ज़्यादा हमेशा देते हैं। शायद हमें भी अपने आसपास के उन गुमनाम नायकों को